हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू टॉपर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी पॉलिटी से संबंधित यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग फ्रेंड्स दो वीडियो में कवर करेंगे। दो वीडियो में इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या यहाँ पर अधिक है, लगभग 200 प्रश्न है। ठीक है, तो एक वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को कवर करेंगे और बाकी के जो शेष प्रश्न हैं उनको दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। घटना चक्र की ये जो नई पुस्तक आई हुई है जिसमें कि विषयवार सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दिया गया है उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस दरमियान हम लोगों ने साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स को कवर कर लिया है। इतिहास को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल भी हमने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोज़ को तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। पहला प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये 53वीं 55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया प्रश्न है। कोशिश करेंगे आप लोग जल्दी अपना आंसर दे देने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस में के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संविधान में शामिल हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में लगभग 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में अनुसूचियों की संख्या बढ़ करके 12 हो गई है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिलान करना है। अब देखिए यहाँ देखिए संघ सूची, तो संघ सूची में मूलतः कितनी प्रविष्टियाँ थी? तो मूलतः 97 प्रविष्टियाँ थी। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ थी मूलतः और समवर्ती सूची में 47 मूलतः प्रविष्टियाँ थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, सी और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, सी और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों पर विचार करें और सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। तो देखिए इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया आपको, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये आपको याद होगा, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था और इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, जो 42वां संविधान संशोधन था उसको। अगला प्रश्न है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। ध्यान रखेंगे, साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और फ्रेंड्स संविधान संशोधन जो है ये अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें
जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, और फ्रेंड्स अल्पसंख्यकों के अधिकार का, ये अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 सही है और 3 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान दिया गया है तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो देखिए अब ये मौलिक अधिकार बन गया है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है इसको भाग 3 में जोड़ा गया था 21 को आर्टिकल के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कब? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा अधिकार जोड़ा गया 2010 में, 86वां संविधान संशोधन 2002। क्लियर? चलिए और देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद के द्वारा पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया था, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करेगा राज्य। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये सूचना का अधिकार भी है और शिक्षा का भी अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। दोनों जो है ये मौलिक अधिकार हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसमें से जो सूचीबद्ध है वो आपको बताना है। किसमें? तो भाग 4 में। तो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भाग 4 में है, और सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। तो 1 है, 2 है। छोटे परिवार का मानदंड और फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के भाग नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये छोटे परिवार का मानदंड जो है ये अभी शामिल नहीं किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, इसी के तहत। उसके बाद देखिए कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जो है अनुसार करते हैं, उन्हीं के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, और फ्रेंड्स आर्टिकल जो 52 है उसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, और इसका वह प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। उसके बाद देखिए यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद देखिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के उप राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? अब देखिए यहाँ राष्ट्रपति के रूप में यहाँ क्रम पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति के रूप में 13वें राष्ट्रपति थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, 13वें राष्ट्रपति। जबकि अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो ये 12वें राष्ट्रपति थे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद देखिए इनके बाद कौन बने थे? प्रतिभा देवी पाटिल के बाद तो प्रणब मुखर्जी बने थे। ठीक है, वे 14वें राष्ट्रपति थे। अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, ये 15वें राष्ट्रपति हैं, 15वें राष्ट्रपति। ठीक है, पद के तौर पर मैं बता रहा हूं। अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो आप एक एक कम कर लेंगे। क्लियर, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार जो है राष्ट्रपति रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो फ्रेंड्स यह अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? अब देखिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति के रूप में पूछा जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति के रूप में अगर बात करें तो व्यक्ति के अनुसार इनका 12वां क्रम है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में इनका 13वां क्रम है। 12वां क्रम इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं।
तो अगर इनका 13वां क्रम है तो फिर एक बार 14वां इन्हीं का होगा, फिर वेंकैया नायडू जो आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बता देना है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप उपराष्ट्रपति देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है यह सभापति के रूप में भाग होता है राज्यसभा का, सभापति के रूप में। ठीक है, वैसे ये संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सभापति के रूप में यह संसद का भाग होता है। और यहाँ पर देखिए संसद की कार्यवाही में, प्रत्येक कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन, तो अटर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सेम प्रश्न है, राइट आंसर इसका अटर्नी जनरल, महान न्यायवादी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है यदि वह सदन से लगातार 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो देखिए 60 दिन तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन 60 दिन 2 महीना होता है, इतना आप मान के चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा में होते हैं। तो देखिए राज्यसभा में जो है फ्रेंड्स, राज्यसभा में 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो देखिए राज्यसभा है तो समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार से यह एक अस्थायी सदन है। सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछेगा तो 6 वर्ष, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो ये आपका राज्यसभा का सभापति है। अगला प्रश्न हमारा कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के अनुसार जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। बताइएगा इसमें से कौन सा सही नहीं है। सभी कथन को पढ़ लीजिए और राइट आंसर आप बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो सही नहीं है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ये गलत है। धन विधेयक की शुरुआत जो होती है यह लोकसभा में होती है। सबसे पहले यह लोकसभा में लाया जाता है। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, धन विधेयक जो है यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि धन विधेयक पेश किया जाता है। तो देखिए वही प्रश्न है केवल लोकसभा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान जो बना है यह बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। देखिए लोक लेखा समिति की अगर बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य इसके लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विपक्ष का जो नेता होता है लोकसभा में वह इसका अध्यक्ष होता है सामान्यतः। और देखिए यह अपनी रिपोर्ट जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी कि लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ से पूछा गया सही नहीं है। सभी कथन को पढ़िए और बताइए कि इसमें से सही कौन सा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ करके अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो देखिए सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो ये जो है गलत दिया गया है, की जा सकती है बिल्कुल। उसके बाद देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो उस राज्य का राज्यपाल होता है। उसके बाद देखिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो यह अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय, ध्यान रखेंगे। देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अगर कोई व्यक्ति एक बार शपथ ले लेता है तो 62 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर कार्यरत रहता है। 62 वर्ष तक। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात की जा रही है। कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, इस प्रकार के जो न्यायालय हैं मोबाइल कोर्ट, इसकी परिकल्पना सर्वप्रथम भारत के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हीं ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।
तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में है। 356 में जो है फ्रेंड्स क्या है, तो ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। और फ्रेंड्स 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो कि एक बार भी भारत में लागू नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। ये कब की गई थी, तो फ्रेंड्स ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था उसी में। और 1989 में 9वीं लोकसभा में जो आम चुनाव किया गया था उसमें पहली बार इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष, तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी में प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या, तो यह 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखेंगे, टोटल 22 भाषाएं हैं। तो यहाँ पर अभी ये पुराना क्वेश्चन है, तो 22 भाषाएं वर्तमान में है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी, ठीक है, एनडीसी ध्यान रखेंगे, द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। देखिए बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति का गठन 1957 में किया गया था, 1957 में, ध्यान रखेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज का स्वरूप इसने प्रस्तुत किया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है। तो इसमें से सही जो नहीं है वो बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। बाकी देखिए त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून का जो एकरूपता है ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। विकेंद्रीकरण प्रणाली की बात की जा रही है, यानी कि आपसे बात की जा रही है पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, इन सब की। तो ये आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने। चलिए अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति निम्नलिखित में से सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति जो थी यह पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। 1977 में जो है अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। 1978 में इसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की गई थी और 1977 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय स्थान पर इन्होंने द्विस्तरीय जो है सरकार की इन्होंने संस्तुति दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो फ्रेंड्स ब्लॉक स्तर पर यह एक प्रशासनिक प्राधिकारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण है ये। और यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। उसके बाद देखिए भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल यह एक प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स ये अब 1206 है। ठीक है, 1206 हो गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो अस्थायी सदस्य जो नहीं है वो आपका इसमें से जर्मनी नहीं है, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, रसिया, ये सभी जो है ये 5 देश इसके सदस्य हैं। 5 देश अस्थायी सदस्य हैं और 10 देश अस्थायी सदस्य हैं, यानी टोटल सदस्यों की संख्या सुरक्षा परिषद में 15 है। ठीक है, 15 है, ध्यान रखेंगे। 5 अस्थायी सदस्य, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है और फ्रेंड्स यह मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित एक संस्था है। अगला प्रश्न हमारा कि चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए न्यू चाइना न्यूज एजेंसी है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक के रूप कहा जाता है। तो येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट है। ब्लू जो है यह ब्रिटेन का है, ग्रीन जो है इटली का है। ठीक है, ग्रीन इटली का है। यहाँ येलो बुक पूछा गया है जो कि आपका फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी। तो यह बेंगलुरु में की गई थी। ठीक है, बेंगलुरु में जो है प्रथम नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है
ये की गई थी 1 दिसंबर 1965, बीएसएफ। ठीक है, तो 1965 हो जाएगा राइट आंसर इसका। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। तो ये 26 नवंबर 1949 और पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो ये संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये क्रम जो है ये सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखेंगे इसके बारे में और भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यहाँ धर्मनिरपेक्ष लिखा गया है, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग, संपूर्ण शक्ति भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इसलिए आधारित है क्योंकि जनता को सरकारों को चुनने का और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारत का जो संविधान है वो प्रकृति में संघीय है किंतु भावनात्मक रूप से यह एकात्मक है। ठीक है, तो यह संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची जो है यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इससे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। 1985 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूमि सुधार, खाली स्थान दिया गया कि विषयों के अंतर्गत है? तो भूमि सुधार जो है यह आता है आपका किसके अंतर्गत? तो फ्रेंड्स यह राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या फिर रजिस्ट्री के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर देखिए भारतीय बैंक में धन जमा करके यह प्राप्त नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स यह पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे 11 दिसंबर 2019 को जो है यह पारित हुआ था और 9 दिसंबर 2019 को इसे प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो फ्रेंड्स यह है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 15 तक, भाग 3 में संविधान में यह जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए 19(1) क जो है यह वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है, जिसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। तो ये आपका हो जाएगा 19(1) क, याद रखेंगे इसको पूरा। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार जो है ये संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था मूल अधिकार से। उसके बाद देखिए निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए पोस्टमार्टम जो कहा जाता है ये आपको कहा जाता है, अगर इसमें से हम बात करें तो अधिकार परीक्षा को भी और उत्प्रेषण को भी, दोनों को पोस्टमार्टम कहा जाता है। ठीक है, दोनों को जो है पोस्टमार्टम कहा जाता है, उत्प्रेषण को भी कहा जाता है और अधिकार परीक्षा को भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, हालांकि बीपीएससी ने इसका आंसर डी दिया है। उसके बाद देखिए एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो यह वर्णित है नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए नीति निर्देशक के बारे में आप जानते हैं, यह मैं आपका व्यर्थ समय नहीं करूंगा, ठीक है। जो चीज़ आप जानते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य जो कि भाग किसमें है, भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रूस के संविधान से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में इसको जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद के 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है मौलिक कर्तव्य। हालांकि अब 11 हो गया है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य इसमें से है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति। तो देखिए राष्ट्रपति जो होता है यह संसद का हिस्सा होता है। हमारी संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद का हिस्सा होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो देखिए भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखिए बी भी दिया गया है और सी भी दिया गया है, तो इसका आंसर ई होना चाहिए था अब के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो फ्रेंड्स उसको सौंपा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यह महाभियोग की प्रक्रिया जो कि संसद में है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है, ये सब आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है यह मंत्रिमंडल सचिव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। यह जो होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड के प्रधान अध्यक्ष होता है और यह भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। उसके बाद के भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो यह भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो देखिए ऊपर जितने भी वर्णित हैं सभी के आधार पर अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। मतलब इसका जिक्र किया गया है 352 में। यह हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध के आधार पर किया जा सकता है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो यह सलाह किसका होता है? तो फ्रेंड्स यह होता है उस राज्य के राज्यपाल का, यानी कि गवर्नर का। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो यह अधिकार राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नहीं है, बाकी सभी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है, राज्यपाल की भी करता है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार है, तीनों जो सेना है उसका सर्वोच्च कमांडर होता है। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपका जो है इसको हटाया कैसे जाएगा? तो उसके पद से हटाया जाएगा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत के आधार पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद देखिए कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो देखिए इसमें से जो असत्य कथन दिया गया है वो आपको बताना है। तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत दिया गया। यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव भारत का राष्ट्रपति गलत दिया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 64 के तहत, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो फ्रेंड्स यह केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा संघीय मंत्रिपरिषद
संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री जो होते हैं फ्रेंड्स, ये उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सामूहिक रूप से अगर पूछा जाए तब मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन मंत्री जो होता है ना वो व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, तो ये आपका हो जाएगा कि लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा होना चाहिए था, दरअसल स्पष्ट यहाँ लोकसभा लिखा जाता तो ज़्यादा उपयुक्त होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान दिया गया कि अधीन रह करके कार्य करती है। तो कार्यपालिका जो है यह विधायिका के अधीन रह करके कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, देखिए शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धति होती हैं, एक संसदीय और दूसरी अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है यह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। उसके बाद देखिएगा कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और यह जो हुआ है संविधान का अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। अनुच्छेद 352 के खंड 3 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो यह अटॉर्नी जनरल होता है, भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद देखिएगा कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? देखिए केंद्र सरकार को तो आपका अटॉर्नी जनरल हो गया, और राज्य सरकार का एडवोकेट जनरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महाधिवक्ता इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपका हुआ था 1956 में, और भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए ये प्रश्न आपके लिए है कि लोकसभा का नेता कौन है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दूसरा पार्ट जल्द आपको मिल जाएगा।